बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम प्रोज राइटर्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड के ऊपर बात करेंगे। बेटा थोड़ा प्रीवियस टॉपिक के साथ हम लिंक हो जाते हैं। याद रखिए बेटा, हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इसको हम प्रॉपर्ली शुरू कर चुके हैं और अब तक हम ऑलमोस्ट 115 प्लस लेक्चर जो है हम अपलोड कर चुके हैं। और इस तसलसल में हम जो है प्रोज राइटर ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमारे पास नावलिस्ट है, जैसे कि हमारे पास है जॉर्ज मैड्रिड है और जॉर्ज इलियड है, थॉमस हार्डी हैं और जॉर्ज गैसिंग है, इस तरह के हमारे पास पूरे जो है हम डिटेल के साथ वो पढ़ चुके हैं। तो वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल। बेटा अब थोड़ा मैं आपको इसका अहमियत बता देता हूँ कि वाई वी आर गोइंग टू थ्रू दिस हिस्ट्री सो थॉरली एंड कम्प्लीटली, बिकॉज बेटा दिस हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका सिर्फ टेस्ट इससे क्लियर होगा 50+%, बल्कि ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंतहाई लाजमी है। बेटा तो आप इन टच रहें इस हिस्ट्री को, आप खुद पढ़े, लाजमी नहीं कि मेरे लेक्चर को आप सब सुन लें। लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप किसी कमीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी कन्फ्यूजन या मुश्किल सामने आते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल मौजूद होंगे, जिधर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इससे बढ़ के बेटा इस हिस्ट्री के हमारे पास कंप्लीट एमसीक्यूज नोट्स भी मौजूद हैं इस हिस्ट्री के, जो कि आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लाजमी है। और साथ साथ जो है हमारे पास नोट्स फॉर्म में भी ये हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, जो कि आपको कम वक्त में आप कंप्लीट इंसाइट दे सकता है इस पूरे हिस्ट्री का। तो बेटा शुरू करते हैं। प्रोज राइटर्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड। देयर आर टू ग्रेट राइटर्स ऑफ प्रोज इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड। ठीक है बेटा, टू हमारे पास है। ठीक है, अब टू हमारे पास कौन कौन से हैं? तो दो में हमारे पास ये है हेनरी न्यूमैन एंड वाल्टर पेटर। ये हमारे पास टू जो ग्रेट राइटर्स हैं प्रोज, ये है। न्यूमैन के ऊपर अब हम बात करेंगे। न्यूमैन इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। बेटा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, जो कि ये हमारे पास एक रिलीजियस मूवमेंट था और कंप्लीट जो है इसके ऊपर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर हमारा एक लेक्चर मौजूद है। ठीक है, तो आप जाके वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास न्यूमैन है, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि ही वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, वाइल वाल्टर पेटर की बात है वाज एन इस्टेट, मतलब इस्टेटिक वाला, हु इंस्पायर्ड द लीडर्स ऑफ द इस्टेटिक मूवमेंट्स इन हिज इंग्लिश पोइट्री। मतलब अपने इंग्लिश पोइट्री की वजह से जो है, जो इस्टेटिक जो मूवमेंट हमारे पास रहा है, उसके लीडर को उन्होंने इंस्पायर की है अपने पोइट्री के थ्रू। अब बेटा जो हमारे पास जो हम स्पेसिफिकली आते हैं, तो हेनरी न्यूमैन एंड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को हम अब शुरू करते हैं कि हेनरी न्यूमैन का ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के साथ क्या लिंक था और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट थोड़ा बहुत वो था क्या। ठीक है बेटा, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, तो 1 नंबर पॉइंट जो है, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज एन अटेम्प्ट टू रिकवर द लॉस्ट ट्रेडिशन। अब बेटा लॉस्ट ट्रेडिशन हमारे पास कौन सा ट्रेडिशन है, ज़रा समझने की कोशिश करें। इसको मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था ये किस लिए, कि जो लॉस्ट ट्रेडिशन है उसको रिकवर करें। अब मैं इधर कामा लिखता हूँ, द लॉस्ट रीजन हमारे पास क्या है बेटा। इससे पहले मैं आपको बता दिया कि बेटा आप जाके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को आप पढ़ ले कि ये क्या है। बेटा याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी का एक बिलीव है। वो क्या बिलीव है कि मैन इज द वॉइस ऑफ गॉड। जी, क्रिश्चियनिटी से बढ़ के बेटा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम मिसिंग द पॉइंट। बेटा याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हमारे पास एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या है, रिलीजियस मूवमेंट है। अब इस रिलीजियस मूवमेंट के टाइम पे क्या है, रिलीजियस याद रखिए बेटा, हेनरी एट, शायद आप लोगों ने नाम सुना है, अगर नाम नहीं सुना तो आप अभी शुक्र है कि सुन लिया। हेनरी एट हमारे पास कौन था? हेनरी एट वाज द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ।
द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ये क्वीन एलिजाबेथ का अब्बू था, ठीक है बेटा। उन्होंने शादी करना था और वो जाके वो कैथोलिक चर्च से पूछ के अलाउ मी टू गेट मैरी फॉर 5 टाइम, मतलब फॉर अनदर टाइम, मुझे नेक्स्ट शादी करने की इजाजत दे, ठीक है बेटा। जबकि कैथोलिक चर्च जो है, बट कैथोलिक चर्च डिड नॉट अलाउ हिम, लेकिन कैथोलिक चर्च ने उसको इजाजत नहीं दी नेक्स्ट शादी का। तो बेटा वो तो किंग था, और याद रखिए बेटा 450 से क्रिश्चियनिटी आता है हमारे पास उरूज में, और क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक चर्च के पास इतना पावर होता था कि कोई जो है इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। जबकि हेनरी 8 जाके उससे पूछा कि मुझे इजाज़त दे, अब उन्होंने वो इजाज़त उसको नहीं दी। जब इजाज़त उन्होंने जो कैथोलिक चर्च ने उसको इजाज़त नहीं दी, सो ही वो तो किंग था एंड ही प्रोटेस्टेड। क्या हुआ कि ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कैथोलिक चर्च। उन्हें कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की, और इस प्रोटेस्ट की वजह से एक न्यू चर्च जो है वजूद में आया, एंड दैट इज प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है बेटा। अब प्रोटेस्टेंट चर्च कहाँ से आया? वो हेनरी 8 ने प्रोटेस्ट की, और इसकी वजह से जो है प्रोटेस्टेंट चर्च वजूद में आया। तो इस पूरे जो मजहर हैं, ये पूरे जो सिनारियो है, इसको हम कहते हैं कि दैट वाज एन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ठीक है बेटा। अब ज़रा वजाहत में है कि इंग्लैंड हैड बिकम अ प्रोटेस्टेंट सेंचुरी इन 16th सेंचुरी। इंग्लैंड जो था वो 16th सेंचुरी के टाइम पे एक प्रोटेस्टेंट सेंचुरी बन गया अंडर द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और इस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ का रीन था, एंड हैड हर ओन चर्च। और फिर जो है प्रोटेस्टेंट चर्च को फिर जो है उसके अंदर से एक दूसरा चर्च जो है वो निकल आया, एंड दैट वाज एंग्लिकन चर्च, ठीक है। एंड हैड हर ओन चर्च एंड दैट वाज कॉल्ड एंग्लिकन चर्च, विच बिकेम इंडिपेंडेंट टू द कंट्रोल ऑफ द पोप ऑफ रोम। यानी पोप ऑफ रोम जो था वो तो क्या करता था, वो तो चर्च को कंट्रोल करता था, लेकिन ये जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, और उस प्रोटेस्टेंट चर्च से फिर एंग्लिकन चर्च, यानी प्रोटेस्टेंट चर्च एंड एंग्लिकन चर्च आर नॉट टू डिफरेंट चर्च, बट प्रोटेस्टेंट चर्च का आउट से कि एक सब चर्च जो है तो वो हमारे पास है एंग्लिकन चर्च, और ये पोप ऑफ रोम जो था जैसे कि कैथोलिक चर्च से वो कम्प्लीटली आज़ाद था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब एंग्लिकन चर्च हमारे पास क्या होता था, देखिए बेटा, तो ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजमी है। सेकंड पॉइंट पे कि द एंग्लिकन चर्च इंसिस्टेड ऑन सिंप्लिसिटी एंड डिड नॉट इनकरेज एलैबोरेट सेरेमनीज, यानी वो सिंप्लिसिटी के ऊपर जो है वो क्या करता था, फोकस करता था, और सेरेमनीज को एलैबोरेट नहीं करता था। The protagonist of the Oxford movement tried to show the Middle Ages had qualities and capacity with the modern, यानी जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो था उसका यही कोशिश था कि मैं शो कर लूँ कि जो मिडल एजेस के टाइम पे जो क्वालिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ होता था वो मॉडर्न चर्च या मॉडर्न टाइम के अंदर वो नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज एन अटेम्प्ट। बेटा ये बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज एन अटेम्प्ट to meet the rationalistic attack of emphasizing the importance of tradition, authority, the emotions element of the religion। यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ये लाता था क्या चीज़, कि ये एक अटैक था किस चीज़ के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, एंड जो इमोशनल एलिमेंट ऑन रिलीजन है उसके ऊपर अटैक था। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर ले, सो द जर्म्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कैन बी फाउंड इन
22 इन वर्ड्सवर्थ इक्लेसियास्टिकल स्केचेस। याद रखिएगा बेटा, अब ये ज़रा मैं आपको इक्लेसियास्टिकल स्केचेस के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। इक्लेसियास्टिकली द टर्म इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी, यानी ये इज एसोसिएटेड विद चर्च। वो स्केचेस जो चर्च रिलेटेड थे, तो अब इक्लेसियास्टिकल स्केचेस के ऊपर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ सोनेट हैं, ठीक है बेटा। एंड द पोएम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स की हम स्केचेस की हम बात करते हैं। ये वर्ड्सवर्थ की लिखी गई एक वर्क है, एक सीरीज ऑफ सोनेट्स है जो कि उन्होंने 1822 में लिखा, और इस इक्लेसियास्टिकल स्केचेस जो है उस किताब का नाम है, ठीक है बेटा। इसको मैं ज़रा आपको हाईलाइट करता हूँ। ये उस किताब का नाम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये सीरीज ऑफ सोनेट्स है। एंड द सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी ये जो सोनेट्स है इक्लेसियास्टिकल स्केचेस, इसको 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड की गई है। ईच एक्सप्लोर डिफरेंट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, और हर एक के अंदर जो है मुख्तलिफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। द फर्स्ट सेक्शन यानी इक्लेसियास्टिकल जो स्केचेस है, इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? फोकसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी। यानी फर्स्ट जो सेक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? जो हमारे पास क्या है, जो हिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी का, इसके ऊपर ये फोकस है। देखिए इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कि द फर्स्ट सेक्शन focuses on the history of Christianity. The second explore life saints in other religious figures, और दूसरा जो है दूसरा सेक्शन इक्लेसियास्टिकल स्केचेस का जो हमारे पास सेंट्स एंड फिगर रहे हैं रिलीजियस, उसके ऊपर है। जबकि थर्ड जो सेक्शन है या फाइनल सेक्शन है ये वर्ड्सवर्थ की अपने ज़िंदगी के बारे में है, ठीक है बेटा। एंड दिस एडिशन इंक्लूड 133 सेक्शन। ये आपका टॉप लेवल का एमसीक्यूज है, अगर आपके पेपर में नहीं आया तो समझो कि जिसने आपका पेपर डिज़ाइन की है वह नशे में था, ठीक है। ये जो इक्लेसियास्टिकल स्केचेस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखी गई एक वर्क है। ये आपका एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी टोटल सोनेट्स आर देयर। सो 133। ऑल्दो वर्ड्सवर्थ हियर शोड हिमसेल्फ एज अ फॉलोवर ऑफ एंग्लिकन चर्च, अगरचे वर्ड्सवर्थ ने खुद को ऐसे कि प्रोटेस्टेंट साबित की, एंग्लिकन चर्च जो है ही इंसिस्टेड ऑन द ट्रेसेस ऑफ कैथोलिक पास्ट विच सर्वाइव देयर, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो कैथोलिक चर्च के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की। 5 नंबर पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वर्ड्सवर्थ डिसिपल। अब वर्ड्सवर्थ का एक शागिर्द था जिसका नाम है जॉन कैबल। अब उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जॉन कैबल प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट द ऑक्सफोर्ड who some year later started the Oxford movement। बेटा एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, why we call it the Oxford movement and this and that। बेटा इस मूवमेंट को जब हम ऑक्सफोर्ड का नाम देते हैं तो इसका सिंपल यही मतलब है कि जो ये सब कुछ जो चल रहा था तो उसके लिए जो ग्राउंड था वो हमारे पास था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो लोग जो है जितने भी उसके प्रोफेसर थे, जो फिलोसफर थे, वो इस मूवमेंट के अंदर शामिल थे। सो दैट इज़ वाई जो है इस मूवमेंट का जो ग्राउंड था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। दैट इज़ वाई वी कॉल इट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ठीक है बेटा। तो अब 5 नंबर पॉइंट को हम दोबारा सिरे से शुरू करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक डिसिपल था जिसका नाम था जॉन कैबल। वो प्रोफेसर था किस चीज़ का? ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड हु समवेयर लेटर स्टार्टेड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। यानी उन्होंने चंद जो है साल बाद जो है उसने इसको शुरू की। एंड द रिएक्शन वॉज शोन इन हिज एट फर्स्ट व्हेन ही गेव अ सर्मन ऑन द नेशनल एपोस्टेसी का मतलब जो कि आप खुलेआम ऐलान करते हैं, एक अनाउंसमेंट ऑफ करते हैं रिलीजन से, नौज़ बिल्ला कि आप ऐलान करते हैं कि इस रिलीजन से मैं नौज़ बिल्ला इनकार करता हूँ। जब उन्होंने मतलब जॉन कैबल ने एक सरमन प्रोड्यूस की 1833 में, उन्होंने ऑफिशियली जो है कैथोलिसिज्म जो मतलब कोई भी चर्च या किसी भी रिलीजन जिससे आप ऐलान करते हो तो उसके सरमन के अंदर जो है ये इस तरह के ऐलान है। और उन्होंने कब? ये 1833 में। द मूवमेंट विच कैबल हेल्ड का मतलब अनाउंस देयर वुड हैव 2 फेजेस। उसके 2 फेजेस हमारे पास थे। यानी जो मूवमेंट, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि जॉन कैबल ने अनाउंस की, द फर्स्ट वाज दैट, यानी इधर जो है मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ,
ये देखिए द मोमेंट, ये मोमेंट किसने लाई, ये इन द मोमेंट विच केबल held का मतलब announced at two phases. The first was the high church revival within the framework of the Anglican church. फर्स्ट ये कि जो हमारे पास जो चर्च का रिवाइवल है, ठीक है ना, उसका क्या करना है, वो फ्रेम हम करेंगे विद इन द फ्रेम ऑफ द एंग्लिकन चर्च. एंड द सेकंड वाज रिवर्टिंग का मतलब टर्न बैक फ्रॉम द रोमन कैथोलिसिज्म. मतलब पहला वाला ये कि जो एंग्लिकन चर्च है वो हम फ्रेम करेंगे कैथोलिक चर्च के अंदर, और दूसरा जो है, जो अगर आप जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म या एंग्लिकन की तरफ आए हो तो तुम दोबारा मुड़ जाओ कैथोलिसिज्म के ऊपर. अब ये तो है जॉन कैबल का कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने प्रॉपरली इस मूवमेंट को शुरू की, ठीक है, और उसको आगे लेके गया. अब अदर हु टुक अप दिस मूवमेंट वर एडवर्ड बाउनी पाउजी, इसको आमतौर पे ईबी पाउजी के नाम से जानते हैं, एंड जॉन हेनरी न्यूमैन. बोथ बिलोंग टू द ऑक्सफोर्ड, ये दोनों जो है वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से हैं. टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे रोट पॉम्पलेट्स. उन्होंने क्या की है, जो कि हमारे पास क्या है, ईबी फौजी हैं एंड जो हेनरी न्यूमैन से, उनका कंट्रीब्यूशन है, दे बिलोंगिंग टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, दोनों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से थे. इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए. ये दोनों जो है हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से थे, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए इधर देखिए क्या बेटा, यानी ये मैं आपको इधर से अगर मैं आपको थोड़ा सा रेड में हाईलाइट कर दूँ तो शायद आपको समझ आ जाएगा. देखिए बेटा, उनका क्या कंट्रीब्यूट, टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे रोट पॉम्पलेट्स कॉल्ड ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम. उन्होंने एक वर्क प्रोड्यूस की जिसका नाम है ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम, और पता है ये कोई कमज़ोर काम नहीं था, उस पर 8 साल उनका लगा, उन दोनों का, किसका, पाउजी का एंड न्यूमैन का. 1833 में उन्होंने शुरू की, 1841 में उन्होंने ये लिखी. मैं आपको ये बता देता हूँ उसके अंदर 90 पेपर्स थे, ये आगे वजाहत है. वेंस द मूवमेंट गॉट हिज नेम एज द टेक्टेरियन मूवमेंट, यानी उस मूवमेंट को फिर जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को टेक्टेरियन मूवमेंट जो है, क्यों ये दिया गया, क्योंकि हेनरी न्यूमैन एंड जो हमारे पास है एडवर्ड पाउजी जो है, उन्होंने चंद पब्लिट्स या ट्रैक्स जो है वो पब्लिश की. 90 ट्रैक्स थे और ये सारे जो है उसके ऊपर ही थे, ठीक है. उसके ऊपर आगे हम बात करते हैं, आपको समझ आ जाएगा. व्हेंस द मूवमेंट गॉट इट्स नेम द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाई द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट्स. क्यों, बिकॉज देयर वर टू ग्रेट राइटर्स एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट नेम्ड पाउजी एंड न्यूमैन. They both belong to the Oxford movement and they wrote 90 pamphlets and they 90 papers on pamphlets, and they named the 90 papers or published the tracts for the time. So that's why, and all these 90 papers were associated or were about the Oxford movement, so that's why it is known as the Tractarian movement. The tracts for the time got 90 papers. E.B. Posey, who was the colleague of Cabell, originated Pausism. पाउजी ने फिर इस तकनीक को पाउजिज्म का नाम दिया, जो कि उन्होंने क्या की है, उन्होंने 90 पेपर्स लिखे हैं ना, देखे इधर हैं कि ये जो है, जब उन्होंने 90 पेपर्स जो हैं उसका द ट्रैक्स फॉर द टाइम जो है उसका एक कलेक्शन था जिसके अंदर 90 पेपर्स थे. और जब उनको पता चला कि ये जो है इस पे मतलब उसको अमल में लाया गया या वो जो है आगे लेके गया, या जो है वो सारा जो मटेरियल वो इंक्लूड करते वो सारा ऑक्सफोर्ड में, तो उन्होंने उसको ये पाउजिज्म जो है उसका नाम दिया. अब 7 नंबर पॉइंट है, हेनरी न्यूमैन हु joined later and became soon a moving force for this मूवमेंट. अगर हेनरी न्यूमैन जो है वो बाद में आया, लेकिन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के अंदर में वो बहुत ज़्यादा वो एक मैं ये बताऊंगा कि एक सरगर्म वो बंदा था. ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन दिस मूवमेंट एंड ऑल्सो इन द कॉन्स्पिशियस राइटर. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी था हेनरी न्यूमैन.
ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के अंदर, और एक साजिश वाला राइटर था। ही ड्रीम्ड प्री एंड पावरफुल चर्च एंड एस्पायर्ड टू रिटर्न टू द स्पिरिट ऑफ मिडल एजेस। ये मैं ऑलरेडी बता दिया कि वो एक ऐसा चर्च का सोचता था जो हमेशा के लिए वो पावरफुल रहता है, और वो मिडल एजेस की तरफ वो इशारा कर। एट फर्स्ट ही बिलीव दैट दिस रिफॉर्म कुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द एंग्लिकनिज्म, बट देन ही distressed to find the lack of कैथोलिसिटी इन एंग्लिकन चर्च। उन्होंने पहले ये सोचा कि चले एंग्लिकन चर्च भी सही है, लेकिन बाद में जो है उनको पता चला कि कैथोलिक का या कैथोलिसिज्म का कमी टाइम पर टाइम वो आता जाता है। सो फिर उन्होंने आफ्टर द पीरियड ऑफ हिजिटेशन, तो बाद में जो है उसने हिचकिचाहट महसूस की, एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म इन 1845। ये आपका एमसीक्यूज है कि व्हेन हेनरी न्यूमैन कन्वर्टेड अगेन टू द न्यू कैथोलिसिज्म, वो कब जो है वो कैथोलिक बन गया, तो जो है एंग्लिकन से वो कैथोलिक बन गया 1845 में। ठीक है बेटा, और उसके एक वर्क है ये बहुत ज़बरदस्त है। हेनरी न्यूमैन वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ प्रोज एंड वर्स। वो बड़ा ग्रेट राइटर था प्रोज एंड वर्स का। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज हैं कि ही वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ व्हाट, prose and verse. His greatest contribution to the English prose was his Apologia. एपोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, एपोलॉजिया जो है जैसे कि एपोलॉजी, उन्होंने एक ग्रेट पर प्रोज वर्क जो है हेनरी न्यूमैन का, ये भी आपका एमसीक्यूज है कि एपोलॉजिया हैज़ बीन रिटन बाय होम, सो हेनरी न्यूमैन का नाम आपने नहीं भूलना। इन विच ही सेट फॉर द रीज़न फॉर हिज कन्वर्जन, और इस एपोलॉजिया के अंदर जो है उन्होंने साबित किया कि मैंने क्यों जो है वो मैं एंग्लिकन या प्रोटेस्टेंट से मैं दोबारा कैथोलिक बन गया। स्टाइल, अब उसके स्टाइल के ऊपर हम बात करते हैं। मैं ज़रा आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि उसका स्टाइल कैसा था। ठीक है बेटा, अगर उसके हम स्टाइल के ऊपर हम बात कर ले कि उसका स्टाइल कैसा था, तो आप देख ले, हिज स्टाइल इज़ द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर। वो अब जिस स्टाइल में वो लिखता था तो एग्जैक्टली जो है कैरेक्टर का क्या करता था, क्लियरली रिफ्लेक्शन करता था, और इसके अंदर रिफाइनमेंट था, सिवियरिटी था, मतलब सेवर था, इन स्ट्रेंथ था, उसके अंदर ताकत, फिटनेस था। एंड ऑल दीज वर्ड्स आर ट्रूली डिस्क्रिप्टिव स्टाइल एज वेल एज इन द कैरेक्टर ऑफ, और ये सारे स्टाइल जो थे वो डिस्क्रिप्टिव होते थे, बिल्कुल आपको नज़र आते थे, और साथ साथ जो है वो हेनरी न्यूमैन के कैरेक्टर भी आपको समझ आता है। इन हिज राइटिंग सरकाज़म, उसके राइटिंग के अंदर सरकाज़म, biting irony, glowing passions are seen side by side, and he can change from one to another. He can change from one to another without effort. तो इसके अंदर सरकाज़म और बेटर आयरनी होते हैं, तो वो कभी एक तरफ जाते हैं, कभी अगर मुड़ भी जाते तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिस आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग इज़ देयर फॉर मस्ट नेचुरल एंड परफेक्टली कंसील्ड। तो ये जो तकनीक है, तो ये लाजमी बात है कि उसको हम जो है नेचुरली उसको माने, या उसको हम एक नेचुरल तकनीक जो है उसको समझे कि वाकई जो है ही वॉज अ ग्रेट राइटर। तो बेटा ये हमारे पास हुआ थोड़ा सा क्या चीज़, जो हमारे पास प्रोज राइटर हेनरी न्यूमैन के ऊपर थोड़ा सा हमने बात की। इंशाल्लाह वी विल आल्सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट, that is Walter Pater, very soon in the next very video. So far, if you have any question, any confusion about the Oxford movement, about this whole, so you can ask in the comment box. My number is also there, my WhatsApp number is also there in the description. So far, if you don't have any questions, so thank you beta, Allah Hafiz.